हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की यहाँ पे ज्योग्राफी, ठीक है, जो कि सोशल साइंस का पार्ट है। इसको हम आज यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। इस ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे पहला जो चैप्टर है इसको हम बोलते हैं इंडिया का साइज और उसकी लोकेशन, ठीक है। मतलब कि भारत का जो साइज है, मतलब कि आकार है, और उसकी जो लोकेशन है वो क्या है और कहाँ है, मतलब कि दुनिया में कहाँ है। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, है ना। थोड़ा सा बैक जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझने की कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये पूरी एक तरीके से हम यहाँ पे पूरा एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पूरा हम एक गोला ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा एक गोला। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक तरीके से पृथ्वी हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस पृथ्वी के बीचों बीच में हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हम इस तरफ से ड्रॉ करेंगे और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्या पता होगा आपको, है ना। आपको क्या पता होगा कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ईस्ट, इसको बोलते हैं यहाँ पे साउथ, और इसको अपन बोलते हैं वेस्ट। ये सभी को नॉर्मली पता होता है। अगर साइडों के बारे में नहीं पता तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। चलो, साइड के बारे में क्लियर हो गया। अब लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, जो अपनी मतलब ज्योग्राफिकल जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में नॉर्थ से साउथ जो लाइन ड्रॉ हुई है, इसको इसकी जो बीचों बीच में जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री मतलब कि यहाँ पे अपन लाइन इसको बोलते हैं, इसको नॉर्मली बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, हालांकि चैप्टर में हम आगे समझेंगे, लेकिन नॉर्मली अभी हम यहाँ पे आपको सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं। अब इस लाइन के पैरेलल कुछ लाइनें खींची जाएंगी, इस लाइन के पैरेलल कुछ लाइनें खींची जाएंगी, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे कुछ लाइनें खींची जा रही हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ऐसे ये लाइनें यहाँ पे खींच दी गई, ऐसे कुछ लाइन यहाँ पे भी खींची जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइनें टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई। ये जो लाइन खींची जाती है ना 0 डिग्री के पैरेलल में, इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। इन लाइनों के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये लाइनें कहाँ पे ड्रॉ की जा रही हैं, और इन लाइनों की टोटल जो संख्या है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। अब आप ये बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है वो 180 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है वो 180 है। इसका मतलब टोटल जो लाइन हुई 360 हुई। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल 360 हुई। लेकिन फिर उसके बाद में एक चीज़ आप और देखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री भी तो कोई लाइन है ना, इसको भी तो हम जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे तो सर इसका मतलब हम ये समझें कि 361 लाइन हुई। हाँ भैया, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताएं कि पृथ्वी हमारा गोला है। कैसा है? गोला है। ये लाइन, ये वाला जो हिस्सा है, क्या यहाँ पे अगर आपको रोटेट करके दिखाया जाए कि ये हिस्सा यहाँ पे नहीं दिखेगा, आप कहोगे सर जी दिखेगा। तो अगर दिखेगा तो 180 डिग्री जो लाइन है, या हम बोल सकते हैं 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, उसको क्या हम कॉमन मान सकते हैं? जी सर, मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे टोटल जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की वो कितनी हुई, 360 डिग्री, मतलब 360 लाइनें यहाँ पे टोटल हुई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे नीचे। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके पैरेलल में भी कुछ लाइनें खींची जाएंगी क्या सर? तो हम बताएंगे आपको कि हाँ बिल्कुल भाई, ये भी तो खींची जाएंगी। ये लाइनें कैसे? इसको, ये लाइनें है ना, ये लाइनें इस प्रकार से खींची जाएंगी। तो इसका भी कुछ अलग नाम है क्या सर? हाँ भाई, इसका भी तो कुछ नाम होगा, जाहिर सी बात है, जब उसका नाम था तो इसका भी नाम होगा। अब इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इन लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है? अक्षांश। अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं कहाँ से कहाँ तक खींची जाती हैं? ईस्ट से वेस्ट बोल दो, या फिर वेस्ट से ईस्ट बोल दो। क्या इनकी भी टोटल संख्या 180 है? नहीं, इसकी टोटल संख्या 180 नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है? ये है 90, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितनी है? ये भी है 90।
तो इसका मतलब हम क्या समझें, 90 90 180 और 0 181 के आसपास ये लाइनें टोटल हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। जो ये जो बीच की लाइन है ना, ये जो बीच की लाइन है, इस लाइन को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम क्या समझे, इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन खींची जाएंगी उन लाइनों को हम अक्षांशीय या फिर हम लैटिट्यूड यहाँ पे लाइंस बोल रहे हैं। और जो लाइन 0 डिग्री GMT के आसपास खींची जाएंगी उन लाइनों को हम लॉन्गिट्यूड लाइन बोल रहे हैं। चलो कुछ चीज़ें हम और समझते हैं, फिर उसके बाद में हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आप ये सोच रहे होंगे सर इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, इन लाइनों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अब ये बताओ, मैंने आपसे बोला जैसे कि मान के चलो ये आपका एक तरीके से पूरा का पूरा एक ज़िला है ना, और इस ज़िले के इस बिंदु पे आपको किसी इंसान से मिलना है, लेकिन उसको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो इस कंडीशन में कुछ लाइनें इधर से गई होंगी, कुछ लाइनें हमने इधर से ड्रॉ करी, यहाँ से गई होगी, यहाँ से गई होगी, यहाँ से गई होगी, यहाँ से गई होगी। तो आप कहोगे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे एक होगी देशांतर लाइन, है ना, एक होगी देशांतर लाइन, और एक होगी यहाँ पे कौन सी, अक्षांशीय लाइन। ठीक है, अक्षांशीय लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन। ये जो यहाँ पे काट रही है, जब हम बोल देंगे फलाने अक्षांश और देशांतर के मध्य बिंदु पर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप नॉर्मली सर्च करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हम जिले के किस हिस्से में खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब सर हम क्या समझे, इसका मतलब ये समझे इन लाइनों के द्वारा हम लोकेशन ट्रैक करते हैं कि आखिरकार कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ती है। तो हम क्या समझ सकते हैं इस चीज़ से, यही तो समझना है हमें। क्या समझना है इस चीज़ को, देखो अब देखो ये जो अपना भारत है ना, भारत अपना जो इंडिया है, प्यारा सा इंडिया, वो पड़ता है इस तरफ। कहाँ पड़ता है? इस तरफ पड़ता है। ठीक है सर, इस तरफ पड़ता है, आपने बता दिया और हम समझ गए। ठीक है, अब लेकिन समझ तो आप गए, लेकिन कुछ और समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? यहाँ पे हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हो गया ईस्ट। ठीक है, अब इंडिया इस तरफ पड़ रहा है तो क्या नॉर्थ में पड़ रहा है या फिर ईस्ट में पड़ रहा है? ना तो नॉर्थ में है और ना ही ईस्ट में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपसे कोई पूछे कि इंडिया ग्लोब में कहाँ पे मौजूद है, तो उस कंडीशन में आप बताएंगे कि सर ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो अपनी लाइनें हैं ना, इन लाइनों को हम दर्शाते हैं जैसे कि 1 डिग्री, डिग्री से दर्शाते हैं ना, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ठीक है सर, इन डिग्रियों के बारे में हम समझ गए, लेकिन मैंने आपसे बोला कि चलो इसको हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोल देंगे। हाँ सही है, ठीक है सर, लेकिन 1 घंटे के बीच में भी तो कुछ समय होता होगा ना, ऐसे ही इन डिग्रियों के बीच में भी तो कोई समय होता होगा, है ना। तो इन डिग्रियों के बीच में जो समय होता है तो इसको अपन दर्शाते हैं 1 डिग्री, जैसे कि 2 मिनट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मिनट। तो क्या सर यहाँ पे सेकंड भी होता है? हाँ जी, यहाँ पे सेकंड भी होता है। सेकंड को हम इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो अपना जो भारत है वो पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ 1 मिनट के ऐसे देखते हैं, भारत में कोई एक लोकेशन है 82.82 डिग्री, है ना, यहाँ पे 30 मिनट ऐसे अपन यहाँ पे लिखेंगे। ये जो लाइन है अपनी भारत की तरीके से, यहाँ पे जो मानक रेखा है, स्टैंडर्ड लाइन है, उसको दर्शाती है, जिसके माध्यम से पूरे देश का टाइम डिसाइड होता है। ये कहाँ पर है? अपने इलाहाबाद में है, हम इसको समझेंगे, अपने चैप्टर में ये दे रखा है। ठीक है, ये हो गया डिग्री, ये मिनट, और अगर कुछ सेकंड होता जैसे कि 30 सेकंड है तो उस कंडीशन में ये दर्शा देते हैं, है ना। छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई काफ़ी काम की होती है। चलो ये हो गया अपना पूरा कंसेप्ट, जो पूरा चैप्टर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, चलो भाई चैप्टर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। सभी को पता है कि इंडिया बहुत ही प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पता होगा कि 2500 BCE के आसपास ये सभ्यता यहाँ पे भारत में मौजूद थी, और इसके समकालीन या फिर इसके कंटेम्प्रेरी काफ़ी सभ्यताएं थी। जैसे कि कुछ सभ्यताएं थी मौजूद जो मेंशन है, जिनसे हम इस सभ्यता का व्यापार हुआ करता था, तो हम इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं।
कौन सी थी? एक तो थी यहाँ पे मेसोपोटामिया, जो कि मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, उस एरिया को मेसोपोटामिया बोलते हैं। और इसके अलावा एक और सभ्यता थी जिसको बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भारत की जो संस्कृति है काफ़ी पुरानी है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, मतलब कि भारत ने कई प्रकार की मल्टी फेसिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, मतलब कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, ठीक है। चलो भाई सर, बढ़िया है, समझ में आ रहा है सर सब कुछ। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ओवरऑल सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में भारत ने सर्वांगीण आर्थिक और विकास किया है, ठीक है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंस रोल टू मेकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया ने एक तरीके से विश्व इतिहास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। अब यहाँ से जो हमने पहले पीछे पढ़ा है ना, अब यहाँ से सबको पूरा का पूरा चीज़ें काम आने वाली हैं। हमने यहाँ पर देखा इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, मतलब कि इंडिया क्या है, एक तरीके से बहुत ही विशाल देश है, जो कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है? ये देखो, देख लो भाई, ये है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हमने देखा था, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, और यहाँ ये कहाँ कट कर रही है? ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं, है ना। ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, तो ये कहाँ पे आ गया? नॉर्थ ईस्ट में आ गया ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। बिटवीन कहाँ, किस से किस लैटिट्यूड के बीच में, किस अक्षांश के बीच में यहाँ पे पड़ रहा है? सॉरी, हाँ, किस अक्षांश के बीच में पड़ रहा है? तो ये पड़ रहा है अपना 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। समझ में नहीं आया? चलो समझते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप देखो, ये जो एरिया है ना अपना मेनलैंड, मेनलैंड अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री, छोटा करते हैं थोड़ा सा, 8 डिग्री, 8 डिग्री कितना है? 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ तक कितना है? थोड़ा छोटा करते हैं इसको, चलो, ये कितना है अपना? 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं जो भी लिख रहा हूँ ना, उंगली से लिख रहा हूँ, और मेरे पास माइक की व्यवस्था नहीं है। इस कंडीशन में मैं इन चीज़ों का सहारा ले रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरी थोड़ी बहुत राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरी राइटिंग सही है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया राइटिंग है आपको समझाने के मतलब से। बस आपको यहाँ पर समझाना था, तो बस इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मली, और उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इंडिया जो है, इसकी जो लैटिट्यूड है हमने आपको यहाँ पे समझाया। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। चलो देखते हैं कहाँ पे भैया। ये तो हमने क्या देखा? अब देखो, यहाँ से तो अपन नापेंगे ना, यहाँ से नापेंगे, जैसे कि ये गई ना लाइन, यहाँ से इस तरफ आएंगे, तो इस कंडीशन में यहाँ कोई लाइन ड्रॉ होगी, ये तो पहले मिलेगा ना, 0 के इस पर पास है, इस तरफ दूर है। तो हमने क्या देखा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट में ही तो है, इस तरफ तो ईस्ट होता है ना, तो ये ईस्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। क्लियर, लोकेशन अपन को क्लियर हो गई। तो ये अपन को पता चल गया कि आखिरकार कहाँ से कहाँ तक अपनी पूरी लोकेशन दे रखी थी। चलो अब अपन आगे चलेंगे। यहाँ पे अपन आगे देखेंगे तो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? जो भारत को 2 हिस्सों में बांटता है ना। टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलता है, ये देखो, यहाँ के आसपास से कहीं से ऐसे टॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ये जो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। यहाँ पर लिखा, इट डिवाइड्स द कंट्री ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मेनलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आपसे बोला गया है कि यहाँ पे एक अंडमान निकोबार पड़ता है, अंडमान निकोबार पड़ता है, ठीक है, एंड लक्षद्वीप भी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, जो कि कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? अरेबियन सी में पड़ता है। और नॉर्मली अपना जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ठीक है। फाइंड द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड फ्रॉम द एटलस। आपसे बोला गया है कि ये आइसलैंड्स, जो दोनों के दोनों जो आइसलैंड है, देखो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, एक है यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, दूसरा है अपना लक्षद्वीप,
अब ये अपन को एक मैप में देखना है कि आखिरकार ये है कहाँ। चलो इंडिया के मैप पे अपन चलते हैं तो अपन को सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है ना, इसको अपन बोलते हैं अरेबियन सी। ठीक है, इसको बोलते हैं अरेबियन सी। इसको अपन को क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में आप ये पूरा एरिया देख पा रहे होंगे, ये एरिया, ये पूरा अपना क्या है, ये है अपना अंडमान एवं निकोबार। तो हमने मैप में देख लिया कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे बोला है डू यू नो, क्या जानते हैं आप, या फिर आप ये जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, द साउदर्न मोस्ट मतलब कि दक्षिणतम जो बिंदु है किसका, इंडियन यूनियन का, मतलब कि भारतीय संघ का, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि डूब गया। कब डूबा, 2004 में, जब भारत में सुनामी आई थी। ठीक है, देखो एक एक समय था 2004, इस टाइम पे बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी। उस टाइम पे लाखों लोग मारे गए थे। उस सुनामी का जो पॉइंट था वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से भारत तक, या फिर भारत के आसपास में जो अफ्रीका देश थे, अफ्रीका कंट्री हैं, भारत के कंट्रीज आसपास के जो एरिया हैं, अपन बोल सकते हैं साउथ एशिया वाले जो देश हैं, उन देशों में, आसपास के एरियाज़ में सभी जगह सुनामी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। और उस कंडीशन में 2004 की जो सुनामी है आज तक के रिकॉर्ड में सबसे खतरनाक सुनामियों में से एक मानी जाती है, जिसने भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, इसको डुबो दिया। अभी तक अब ये मतलब कि मौजूद है नहीं, डूब चुका है। चलो अभी हमने देखा लोकेशन, क्या आखिरकार लोकेशन में हमने क्या क्या देखा। लोकेशन में एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, लैटिट्यूड के बारे में देखा, लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा, और ये कहाँ पड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। और हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के बारे में देखा। ठीक है, अब देखते हैं साइज के बारे में। साइज के बारे में आपको बताया है कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मिलियन के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, ये होता है 10 लाख के बराबर। किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है भाई। ठीक है भैया, 10 लाख के बराबर हो गया। इसका मतलब सर हम क्या, कैसे अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3.28 मिलियन को कैसे करेंगे। यहाँ पे अपन इसको क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा अपना 32 लाख। कितना हो जाएगा, 32 लाख। ये कितना हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा। नॉर्मली अगर हम पूरा यहाँ पे अपना एक तरीके से एरिया देखना चाहें इंडिया का, तो अपन को एरिया पता होना चाहिए। कितना है, टोटल है 32,87,000, और यहाँ पे कितना है, 263 स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ये अपना पूरा एग्जैक्ट एरिया है, हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये किसी दूसरे देश का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, ये हमारा एरिया है। और ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का टोटल एरिया कितना है ना। और ये पूरी दुनिया में ये जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो एरिया है पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है, वो ये है टोटल 2.4%। समझ रहे हैं ना आप, पूरी दुनिया में अगर 100% एरिया है तो उसका मात्र 2.5% के आसपास भारत का हिस्सा है पूरा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा, अपन थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा अभी अपन देख लें इस चीज़ को, फिर उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, देख लिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब कि दुनिया की जो 7 बड़ी कंट्री है उसमें 7 नंबर की जो कंट्री है वो भारत है। अब इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, मतलब कि 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland। ठीक है, अब mainland क्या होता है, और यहाँ पे कोस्टल लैंड कौन सा होता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे इंक्लूडिंग करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को, तो उस कंडीशन में अपना जो मेराइन वाला एरिया है, जो अपने तटीय वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल जो एरिया था ये कितना था अपना टोटल 15,200 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर ये अलग अलग कैसे दे रखा है, लैंड बाउंड्री और ये भी कोस्टल एरिया है। चलो आपको मैप के माध्यम से हम समझाते हैं। ये देखो यहाँ से जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो एरिया देखो, ये जो एरिया पूरा,
ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आप दिख रहा है, अब ये एरिया कैसा है, यहाँ तक पूरा समुद्र नहीं है लेकिन ये जो लैंड है, ये कहीं ना कहीं लैंड है, जो कि पाकिस्तान है, चीन है, तिब्बत है, यहाँ पे नेपाल है, सॉरी ये नेपाल है, ये चीन है, यहाँ पे म्यांमार वगैरह है। तो इनसे लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये टोटल लैंड बाउंड्री अपनी कितनी है, कितनी दर रखी थी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये होगी अपनी लैंड बाउंड्री। अब सर कोस्टल लैंड क्या होता है, कोस्टल बाउंड्री कौन सी होती है, तो अपन को इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ये जो एरिया है ना, ये कोस्टल वाला, ये जो पूरा एरिया है, इसको अपन बोलते हैं कोस्टल लैंड। अब इसका टोटल एरिया कितना है, इसका टोटल एरिया कितना है, ये है अपना 7,560 किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया टोटल है। और ये कितना था अपना, ये था अपना 15,200। अच्छा आपको एक ट्रिक बताऊँ, एक ट्रिक है, 7.5 का दुगना कितना होता है, 15 होता है। तो ये 7.5 और ये यहाँ पे 15। चलो भाई, इससे अपन को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज़ द बाउंडेड इंडिया इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, जो उत्तर में हम देख, यंग फोल्डेड माउंटेन इन द नॉर्थ, पहले अपन पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भैया, मतलब कि 3 जगहों पे अपना जो एरिया है कोई सा, वो किस किस से, मतलब कि जो अपना माउंटेन है, कौन सा, हिमालय जो माउंटेन है उससे घिरा हुआ है। अब वो कौन सा एरिया है, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैप ड्रॉ करें, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ से, चलो ये देखो, ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एरिया देखेंगे, ऐसे ऐसे जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है वो कौन सा है, यहाँ पे अपना हिमालय पाया जाता है। और ये जो हिमालय वाला एरिया है, एक तो ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो यही एरिया के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया था। ठीक है, चलो इसको मिटा दें जल्दी से, समझ गए होगे आप लोग तो, है ना, होशियार हो और समझदार भी हो काफ़ी। चलो भाई, अब देखो, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब कि यहाँ पे 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बारे में बात करें, क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। टैपर द बिगिंस टू द टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन एंड डिवाइडेड इनटू द टू सी, अरेबियन सी एंड द वेस्ट इन द, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इसको समझ लेते हैं, क्या बात कर रहा है समझ लेते हैं। मैप के माध्यम से समझेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पे गई है 20 डिग्री, बात किसकी कर रहे थे, 22 डिग्री की। ठीक है, 22 डिग्री हम मान लेते हैं। यहाँ ये देखो, ये क्या गया, लाइन ऑफ कैंसर है, कैंसर है ना, ये क्या है, कैंसर है। तो कैंसर से तो नीचे होगी ना, यहाँ पे अपन ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये बोला गया है 22 डिग्री जो नॉर्थ की लाइन है ना, इस लाइन के नीचे जब जाएंगे तो जो भारत का एरिया है वो एक तरीके से संकीर्ण और मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि एक तरीके टैपर होता चला जा रहा है, मतलब कि संकीर्ण होता चला जा रहा है। तो यही बोलने की यहाँ पे बात की गई। और साथ ही साथ में ये बोला गया है कि इसके ईस्ट में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पाया जा रहा है, और इसके वेस्ट में यहाँ पे अरेबियन सी पाया जा रहा है। ठीक है सर, ये तो हमें पता ही था, लेकिन बस यही है, कोई समझाने वाला चाहिए तो आपको समझ में आ जाता है ना। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड मेनलैंड कहाँ तक है, मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंड है वो कितना है, 30 डिग्री के आसपास है। समझ में तो नहीं आ रहा होगा, चलो समझते हैं ना इसको, पहले समझेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। चलो मैप पे चलते हैं वापस दोबारा से। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैप क्लीन कर लेते हैं। चलो हो गया क्लीन। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया के बारे में बोल रहा है कि ये टोटल जो एरिया है ना 30 डिग्री के आसपास कवर करता है। ठीक है सर, 68 से 97 नॉर्मली कितना हो रहा है, अप्रॉक्स 30 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे भी कर रहा है क्या सर, हाँ देखते हैं, 37 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री तक। तो ये भी अप्रॉक्स एक तरीके से 30 डिग्री ही यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, टोटल जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात
टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे टाइम लैग पाया जाता है कितने घंटे का, 2 घंटे का। अब सर ये कैसे, इसको भी समझ लो, इसकी भी बहुत बेहतरीन कहानी है। चलो यहाँ पे समझते हैं। मान लिया जी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, गुजरात है, और ये क्या है, अपना अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों टाइम जोन के बीच में 2 घंटे का अंतर क्यों पाया जा रहा है? देखो नॉर्मली अपना जो मतलब कि एक तरीके से जो लॉन्गिट्यूड वाला, एक तरीके से यहाँ पे जो डिग्री होती हैं, यहाँ पे जो मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, इन लाइनों के एक लाइन के बीच में नॉर्मली 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। और टोटल हमने देखा था कि 30 डिग्री लाइनें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री लाइन है। 4 मिनट का अंतर एक, तो 4 तिये 12, इसका मतलब 120 मिनट का अंतर है। और 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, हम इसको 2 घंटे बोल सकते हैं। यही आपको बताने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम्स यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन द उत्तर प्रदेश, taken the standard time of India from the whole country. The latitude extent influence the durations of day and night moves from south to north. चलो इन दोनों लाइनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 82 डिग्री कहाँ पे आ रहा है भैया। ये लाइन दिख रही है आपको, दिख रही होगी। चलो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ऐसे जा रही है। यही तो लाइन है जो भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन है। सर ये तो समझ में आ गया, ये तो वहाँ पे भी लिखा था, लेकिन आपने क्या समझाया? हम ये समझा रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम लाइन है, ये भारत का पूरा टाइम लाइन, या पर हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा टाइम डिसाइड करता है। आप बोलेंगे सर क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत तो थी ना, तभी तो ये किया गया। कैसे? अच्छा मैं आपको बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ, है ना? हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बेसिकली जो अपना नॉर्थ वाला जो एरिया है अपना इंडिया का, वहाँ पे हिंदी में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल और सहज महसूस करते हैं। हम भी आसानी से बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं और आप भी आसानी से चीज़ें एक तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम है वो 82 डिग्री ही क्यों लिया गया, इसका रीज़न है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इलाहाबाद है अपना, इस तरफ कहीं पड़ता होगा, इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद का जो टाइम होगा वही पूरी इंडिया का टाइम होगा। ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे सूरज पहले निकल जाता है, यहाँ पे सूरज 2 घंटे बाद आता है। आपको पता है सूर्य पूरब में उगता है। अब पृथ्वी ऐसे घूम के जाएगी तो यहाँ पे 2 घंटे बाद सुबह होगी, यहाँ पे 2 घंटे पहले सुबह हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर 5 बजे सुबह हो रही होगी तो यहाँ पे 7 बजे सुबह हो रही होगी। जी हाँ सर, बात तो आपने सही बताई। तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे अगर 5 बजे फ़्लाइट मिलेगी तो क्या यहाँ पे 7 बजे फ़्लाइट मिलेगी? अरे भाई, अगर यहाँ पे 5 बजे सुबह हो रही है, यहाँ पे 7 बजे सुबह हो रही है, और फ़्लाइट का टाइम भी अगर इन्हीं राज्यों के हिसाब से अगर चेंज कर दिया जाए तो फ़्लाइटें कोलैप्स हो जाएंगी, लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किस फ़्लाइट में कब बैठना है। अगर मान के चलो नॉर्मली इसको 5 बजे से यहाँ पे आना हो, इससे बोल दिया जाए भैया 5 बजे आना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे इसको आना है 5 बजे, ठीक है। अब इसका 5 बज रहा है 7 बजे, इसका 5 बज रहा है 5 ही बजे, तो ये तो आ जाएगा, ये रह जाएगा। तो इस कंडीशन में दिक्कत तो आनी है। तो इसलिए यहाँ का जो टाइम है वही इस फ्लाइट का टाइम होगा, और इसका टाइम ये टाइम होगा, इसका भी ये टाइम होगा। तो ये लोग आराम से आ जाएंगे और फ्लाइट में सफ़र कर पाएंगे। मतलब पूरे भारत में एक जैसा टाइम करने के लिए एक टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई है, जिस कारण से क्या हो, चीज़ें इम्बैलेंस ना हो, चीज़ें बड़ी शानदार तरीके से चलती रहें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए इस चीज़ को लेकर आए थे। ये हमारा पूरा कंसेप्ट इसके पीछे, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है, क्या पूछा गया कि यार एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, डे और नाइट, मतलब कि आपने देखा होगा कभी कभी सुबह 5 बजे हो जाती है, कभी 7 बजे होने लगती है सर्दियों में, कभी 5 ही बजे हो जाती है ना, कभी कभी पौने 5 पे भी दिख जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये है कि जो पृथ्वी है अपने चंद्रमा, अपने सूर्य की चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है ना, परिभ्रमण करती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि जब सूर्य पृथ्वी के
बीचों बीच में होता है, मतलब कर्क रेखा के पास में जब सूर्य पहुंचता है, या फिर हम बोल सकते हैं पृथ्वी का जो झुकाव है, कर्क रेखा का जो झुकाव है एक तरीके से अगर यहाँ पे सूर्य की तरफ हो जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे दिन बड़े हो जाते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़े हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है डायरेक्टली यहाँ पे आती है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री पर तो यहाँ पे दिन रात एक जैसा ही होता है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ही सफ़र करता है। तो ये तो लाइन बीच में ही आ रही है ना, ये लाइन बीच में आ रही है, इसलिए इस लाइन के पास में यहाँ पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होती है। मुश्किल से अगर 1-2 घंटे का आगे पीछे हो सकता है, बाद बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिलेगा। जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कम से कम 2 घंटे का आपको अंतर देखने को मिलेगा, 14 घंटे का दिन हो जाएगा, और यहाँ पे 10 घंटे की रात हो जाएगी। इतना चेंजमेंट देखने को मिल जाता है, यही इस लाइन का मतलब था। ठीक है, चलो देखते हैं इससे अपने कोई क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? अभी तो नहीं बन रहे इससे क्वेश्चन। चलो आगे और देखते हैं, थोड़ा सा और अपन कवर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये तो देखो, अभी आप आंसर दे दोगे कि स्टैंडर्ड टाइम 82:30 को क्यों चुना गया, ठीक है भैया, और कन्याकुमारी और कश्मीर में क्यों अंतर होता है टाइम, या फिर मतलब दिन रात में, तो आपको ये भी पता चल गया। चलो अब आगे चलेंगे। इंडिया है द लैंड मास द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ठीक है भैया, बीच बीच वाली लोकेशन में है इंडिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के, ठीक है। साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो मतलब कि जो दक्षिणतम मतलब जो एक तरीके से एक्सटेंशन है एशिया का, वो कहाँ पे मिलता है, भारत में देखने को मिलता है, बढ़िया है, ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशियंस रूट्स विच कनेक्ट द इंडियंस टू द यूरोप वेस्ट टू द ईस्ट प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है ना। मतलब कि इंडिया क्या है, एक तरीके से यूरोप को भी कनेक्ट करता है, और अलग अलग जो पार्ट्स हैं मतलब कि अफ्रीका वगैरह से इन चीज़ों से भी कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। नोट द डेक्कन पेनिनसुला यहाँ पे प्रोट्रूड्स into the Indian Oceans, thus helping India to establish close contact with the West Asia। वेस्ट एशिया से भी यहाँ से अपन को जो इंडिया है अच्छे तरीके से संबंध बना सकता है, ठीक है। नॉर्मली अपन अच्छे से संबंध स्थापित करते हैं, अफ्रीका और यूरोप से भी कर लेते हैं। हालांकि ये जो मतलब कि पूरा का पूरा एक तरीके से स्टेंजा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हमें। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। अच्छा, भारत की जैसी जो कोस्ट लाइन है दूसरी कंट्रियों के पास नहीं है, हालांकि कनाडा की है, नॉर्वे की है, इनकी कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ी है, हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, आपने सुना होगा सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाली लाइन है, जो कि इंडिया को यूरोप से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। जिस कारण से 7,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है यूरोप और इंडिया के बीच में, वो कम हुई है। हमने एक चीज़ देखी थी ऊपर ना, कि 7 बड़े देशों में भारत का नाम है, मतलब कि 7वां बड़ा देश कौन सा है, भारत है। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो बड़ा देश कौन सा है, वो है रूस। दूसरा कौन सा है, कनाडा है। तीसरा कौन सा है, यूएसए है। चौथा कौन सा है, चाइना है। पांचवा कौन सा है, ब्राज़ील है। छठवां कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां कौन सा है, इंडिया है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना था, 3.28 मिलियन है। अब देखो अब यहाँ पे रूस का कितना है, 17.09 मिलियन है। समझ रहे हो कितना बड़ा एरिया है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये देखो अलग अलग रूट्स यहाँ पर दे रखे हैं, देख रहा, यहाँ से इंडिया का कोलकाता है, ये थाईलैंड वगैरह, या फिर मतलब कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये जो एशिया है ना, मतलब कि साउथ ईस्ट वाला जो मतलब कि एशिया का जो एरिया है, इससे भारत कनेक्ट कर पाता है। यहाँ से आपको बताया था मैंने, यहाँ पे सुएज कैनाल गई है, यहाँ से जो कनेक्ट कर पाती है कहाँ से, ये पूरा यूरोप से कनेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये देखो पूरा ये अफ्रीका वाला एरिया हमारा कनेक्ट है। यहाँ से आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, जापान है, फिलीपींस है, इनसे हमारा कनेक्शन बन पाता है। इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड्स हैव द कॉन्टिन्यूस एजिस द रिलेशनशिप्स बिटवीन द, देखो यहाँ पे क्या है, भारत का जो एक तरीके से रिलेशंस हैं वो लैंड से भी है, और यहाँ पे अलग अलग रूट से देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। और मैरीटाइम से भी कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि लैंड के जो एक तरीके से संबंध हैं वो मैरीटाइम से काफ़ी पुराने हैं। आपको पता ही है, जाहिर सी बात है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उससे पहले मतलब कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। 3 चीज़ों के समय हमें सभ्यताएँ, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं, है ना। माउंटेन्स को पास करके ये लोग आते थे उस टाइम पे,
एक तरीके से एंशिएंट टाइम में, है ना। दीज रूट्स हैव द कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज टू आइडियाज़, मतलब कि ये जो रूट्स हैं आइडियाज़ और कम्युनिटीज़, मतलब कि जो हमारे सामान होते हैं, इन चीज़ों को एंशिएंट टाइम में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। उपनिषद है, रामायण है, द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र है, और द इंडियन का जो न्यूमरल्स है और डेसिमल सिस्टम है, ये भी हमें यहाँ पे इन चीज़ों से अवगत करवाता है। द स्पीसीज़ है, मुस्लिम है, और यहाँ पे मर्चेंडाइज पर टेकन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रियों से हम यहाँ पे इन चीज़ों को मंगवाते थे, ठीक है। और ग्रीक हमें यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ग्रीक स्कल्पचर्स का, ठीक है। स्कल्पचर्स क्या होते हैं नॉर्मली, पता है आपको स्कल्पचर्स क्या होते हैं? स्कल्पचर्स नॉर्मली होते हैं, हम किसको स्कल्पचर्स बोलेंगे, यहाँ पे जो मतलब पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह हैं, ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में हम देखते हैं यूनानी जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य मतलब कि चीज़ों को जो स्थापित करते थे ना, उन चीज़ों को स्टाइल हमें देखने को मिले, स्टाइल्स ऑफ डोम देखने को मिले, और मीनार देखने को मिली, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। इंडिया ऑक्यूपाइज स्ट्रेटजिक पोजीशन, यहाँ पर 28 स्टेट हैं और 8 यहाँ पे क्या है, यूटी हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि 2019 में 2020 में यहाँ पे चेंजमेंट हुए काफ़ी, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में मतलब कि डिवाइड कर दिया था और यूटी में चेंज कर दिया, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूटी बना दी गई थी, है ना। चलो, टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है आपको पता है, टोटल कितनी है, 8 है ना। अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट कौन कौन से हैं, वेस्टर्न कोस्ट में हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा दमन द्वीप है ना। और यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से पौंडीचेरी का भी एक हिस्सा देखने को मिलेगा, और लक्षद्वीप वगैरह देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में यहाँ पे हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सा है, यहाँ पे अपना मतलब पौंडीचेरी देखने को मिलेगा, और यमन वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, और अंडमान निकोबार वगैरह। एरिया वाइज यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे छोटा अपन अगर स्टेट देखेंगे तो कौन सा है, ये है अपना गोवा, है ना। और लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा अपना राजस्थान। चलो भाई, द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब कि ऐसा कौन से स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं साझा करते हैं, इनको हम देखेंगे धीरे धीरे करके। और पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, चाइना के साथ में, म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश के साथ में। तो जब अपने मैप देखेंगे तो इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से, है ना। चलो, इंडिया शेयर्स द लैंड बाउंड्रीज, किस किस के साथ लैंड बाउंड्रीज साझा करता है इंडिया, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद में चीन है, तिब्बत है, भूटान है नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश से यहाँ पे ईस्ट में, साउदर्न मोस्ट नेबर्स अक्रॉस द सी कौन सा है, यहाँ पे 2 आइसलैंड्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक है यहाँ पे श्रीलंका और दूसरा है यहाँ पे हमारा मालदीव। चलो, यहाँ पे पूरे स्टेट दे रखे हैं ना, इन स्टेटों में से हम यहाँ पर देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है जो एक तरीके से मतलब कि लैंड लॉक्ड है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, तो ये पूरे लैंड लॉक्ड हैं। हम देखेंगे इनको जब अपन मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब। चलो आगे बढ़ते हैं। पाक स्टेट के बारे में आपने देखा, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया नैरो चैनल है सी फ्रॉम द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल द मालदीव सेपरेटेड सिचुएटेड फ्रॉम द लक्षद्वीप से सेपरेट होता है मालदीव। इंडिया है द स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एरिया एंड हिस्ट्रिकल लिंक्स नेबर्स, लुक द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड एटलस, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट ऑफ द रेस्ट, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है या तो हमने कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं या फिर शायद हमने पढ़ नहीं पाई। चलो इन चीज़ों को देख लेंगे, बाद बाकी का हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं आपको। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहाँ से अपने जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो नहीं गुजरती है, तो ये कहाँ से नहीं गुजरेगी, ये गुजरेगी छत्तीसगढ़ से, ठीक है, जिन चीज़ों से गुजर रही है, राजस्थान से भी गुजरती है, तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरेगी। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है अपना, ये हो जाएगा अपना 97 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये हो गया। बिहार में सिक्किम कॉमन फ्रंटियर कौन सा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, तो ये अपना हो जाएगा कौन सा, नेपाल, ठीक है। अब नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे कावारत्ती किसकी कैपिटल है, ये हो जाएगी लक्षद्वीप की। और यहाँ पर द नॉट शेयर बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री से शेयर नहीं करता है,
ठीक है, माई फ्रेंड्स हेल्थ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद द इंडिया, तो कौन सा हो जाएगा, तजाकिस्तान। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे के ऐसी सेशंस हम सब लेते रहेंगे, और उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन पसंद में आएगा, और इसके लिए थैंक यू सो मच।